नमस्कार दोस्तों, सीए सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और स्टैटिक्स पार्ट का जो उसमें कवर करेंगे। इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम किसी सब्जेक्ट को स्पेशली हम यहाँ पे आप पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से सोर्स होते हैं और कैसे पढ़ा जाता है पॉलिटी को। तो हम इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं चाहे सिविल सर्विसेज का हो या फिर वनडे एग्ज़ाम का, सब एग्ज़ाम में पॉलिटी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है। सभी लोग उसका सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप मान लीजिए कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो आपको ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो है कि आपके 10 क्वेश्चन जो है कि आपके पॉलिटी से आते हैं उसमें। तो इसलिए ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट बन जाता है सब्जेक्ट, और काफ़ी आसान भी होता है। इसको पढ़ना इजी होता है, कोई टेक्निकलिटी नहीं होती है, और इस वजह से भी आसान हो जाता है कि हमेशा न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें। अब मोस्टली अगर मैं बात करूं तो जो पॉलिटी का टॉपिक होता है वो 7 या 8 टॉपिक मेजरली होता है, उन्हीं में से पूछा जाता है, वो हमेशा न्यूज़ में होते हैं। अगर एग्जाम्पल के थ्रू पे लीजिए तो एक टॉपिक में आपका 3 पार्ट कवर हो जाता है, जैसे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, डीपीएसपी, राजनीति जैसे तत्व हो जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी हो जाती है, जो मूल कर्तव्य बोला जाता है। एक टॉपिक ये हो जाता है। दूसरा टॉपिक ये हो जाता है जो लेजिस्लेशन होता है, जैसे पार्लियामेंट होती है या फिर राज्य विधानसभा होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक ए हो जाता है। और तीसरा टॉपिक जो होता है वो जुडिशरी का होता है। और जो सॉरी जो चौथा टॉपिक होता है वो जो है आपका जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो फॉर एग्जांपल जो कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी होती है, इलेक्शन कमीशन होता है, फिर उसके बाद एक ऐसे सीएजी होती है, अटॉर्नी जनरल होते हैं। तो इनकी जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ही 4 पार्ट मोस्टली होता है। सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि इनके सोर्स क्या होते हैं। इनके सोर्स देखिए कई हो सकते हैं, बट जो एक ऑथेंटिक सोर्स होती है और उस पर ट्रस्ट करते हैं, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं और वहीं से फंसते हैं, तो इसलिए वही प्रेफर करना चाहिए। उनमें से एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेसिक एनसीईआरटी होती है। 2 एनसीईआरटी आती है, एक पॉलिटिकल थ्योरी आती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का करके आता है, 2 आती है। तो ये बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी होती है, 11-12 की एनसीईआरटी है, बहुत इजी वे में समझाया जाता है। दूसरा जो सोर्स होता है वो एक लक्ष्मीकांत पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक होती है, बहुत पॉपुलर है, और उसका काफ़ी ही सिस्टमेटिक मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से उसका मटेरियल फॉर्म किया जाता है। और उसी के पैरेलल जो एक और बुक चलती है डीडी बसु की करके चलती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो ऐसा होता है कि वो भी बुक बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की है, बट उसमें एक दिक्कत ये आ जाती है कि नए स्टूडेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो डिफ़िकल्ट इस वजह से होता है कि वो एक साथ कई डायमेंशन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और उनका एक थ्योरेटिकल राइटिंग एबिलिटी है डीडी बसु की, दुर्गा दास बसु सर की, तो वो इस वजह से डिफ़िकल्ट हो जाती है। लोग कहते हैं कि उसकी टर्मिनोलॉजी जो कि काफ़ी डिफरेंट होती, बट मुझे नहीं लगता है कि अगर आप अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं और पॉलिटी को समझते हैं, तो आपको डीडी बसु क्या कोई भी बुक आ जाए उसको आपको पढ़ने में आसानी होगी। जो तीसरा सोर्स होता है अगर हम कहें तो वो न्यूज़पेपर होते हैं। वो न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट हर सब्जेक्ट के लिए हो जाता है, एक चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो, राइट। तो ये जो न्यूज़पेपर है उनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे सोर्स लिख देता हूँ। पहले जो हेडिंग होगी इसकी ये होगा हाउ टू रीड पॉलिटी, राइट। पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट। पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ टू रीड। पहले हम हाउ टू रीड से पहले हम एक देखेंगे इनका सोर्स क्या है। सोर्स, तो इनका सोर्स मैंने अभी बताया, जैसे एक एनसीईआरटी होती है, दूसरा उसको रेफरेंस बुक होती है, और जो कहते हैं एक है आपका
लक्ष्मीकांत का है। और दूसरा जो बता डीडी बासु। डीडी बासु ये एनसीईआरटी हो जाती है, ये आपकी 2 रेफरेंस हो। अब ऐसा नहीं कि दोनों कंपलसरी होता है पढ़ना, इनमें से एक को पढ़ सकते हो आप। लेकिन नए स्टूडेंट के लिए एम लक्ष्मीकांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं उसका कवर भी दिखाऊंगा आपको, जो कि एम लक्ष्मीकांत की है वो कैसी है, तो उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो दूसरी चीज़ है, जो तीसरा सोर्स होता है आपका न्यूज पेपर होता है। न्यूज पेपर होता है सॉरी। ये 3 सोर्स होते हैं पॉलिटी को पढ़ने के लिए। और अब है कि कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड, राइट। और ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें होती हैं कि जिस दिन आप इस मतलब योग्य हो जाएंगे, अपने आप को ये काबिल बना लेंगे कि नहीं हमें एक अच्छी नोट्स बनाने की स्किल्ड है, तो समझिए कि आप अपने सिलेक्शन के ऑलमोस्ट 75% आसपास में पहुंच गए हैं। तो इस वजह से नोट्स बनाना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और चैलेंजेस होते हैं। और नोट्स इसलिए चैलेंजेस होता है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उनको एक बहुत पतली नोटबुक में बनाना होता है। अगर मान लीजिए कि 500 पेज की ये कोई बुक है, तो उसको आप मैक्सिमम 50 पेज में कैसे मतलब सिस्टमेटिक तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप एक तरफ 50 पेज की आपकी नोट्स है और एक तरफ 500 पेज की एक बुक है, तो पढ़ने के लिए जाहिर सी बात है, अगर 50 पेज पढ़ना हो तो आप 3 से 4 घंटे में 50 पेज को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अगर 500 पेज पढ़ना होगा तो ऑलमोस्ट आपको 1 हफ्ते 5 दिन लग जाएगा। तो इस वजह से नोट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी बताएंगे कि नोट्स को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स हो गया कि सोर्स है उसको हम कैसे पढ़ें पॉलिटी को लेकर के। दूसरी चीज़ है हाउ टू रीड, ठीक है, हाउ टू रीड। और तीसरा जो हमारा ये बचेगा, और तीसरा जो टॉपिक हमारा ये है, ये नोट्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हाउ टू रीड। और दूसरी ये चीज़ है कि उससे पहले हम ये देख लें न्यूज़पेपर की कैसे, जैसे अगर आज का इस समय का जो न्यूज़पेपर है, और सबसे इम्पोर्टेंट इस समय जो न्यूज़ चल रही है, दो चल रही है। एक है जो कि आपका 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट में चल रहा है। और शेड्यूल कास्ट को स्टेटस देने का होता क्या है कि अभी चला। और इसमें 381 अंडर आर्टिकल 331 का है। और इसमें भी ये 2 चीज़ें इस सब पॉलिटी में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत क्रूशियल चल रही हैं। लेकिन अगर न्यूज़ की बात करें कि न्यूज़ में और क्या क्या चलते हैं, मैं उसको अभी आगे देखूंगा। फिलहाल के लिए मैं ये आपको दूसरा टॉपिक डिटेल में लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरे टॉपिक में हम लोग क्या और कैसे पढ़ेंगे। तो हम ये टॉपिक को जो पॉलिटी का है, पॉलिटी के टॉपिक को हम पहली बात तो कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। कई पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि हम इसको ऑलमोस्ट 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवीजन ऑफ पॉलिटी, ठीक है, हाउ टू रीड, ठीक है, इसमें लेकर सबसे पहले मैं जो कि टॉपिक या फिर टॉपिक में या फिर फेस 1 को लेते हूँ। फेस 1 में जब आप आएंगे तो इसमें आपका फंडामेंटल राइट मिलेगा, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य, राजनीतिक निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, ये 3 टॉपिक इसमें आप कवर कर सकते हैं। जो हमारा फेस 2 होता है, इसमें हम लेजिस्लेशन की बात कर देंगे। लेजिस्लेशन का मतलब विधायिका का मतलब ये हो गया, हिंदी का है ये, इंग्लिश में है। इसका ये मतलब हाउ टू वूज में लॉ, कौन है जो कि कानून को बनाता है,
ये भी कर सकते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी हो जाती है, ठीक है, ये लेजिस्लेशन हुआ। और तीसरा फेज जो अगर हम फेज 3 में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें हम जुडिशरी को पढ़ेंगे, ठीक है, जुडिशरी को हम पढ़ेंगे। इसमें आपका जुडिशरी मतलब न्यायपालिका हम ये तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। और लास्ट में जो बचता है वो होता है आपका फेज 4 में हम जो पढ़ेंगे वो होगा आपका इंस्टीट्यूशंस। उसमें इंस्टीट्यूशन में 2 तरह के होंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल होगा और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ठीक है। एक संवैधानिक होगा और एक गैर संवैधानिक संस्था जो होती है, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था होता है। तो ये हम 4 फेस में लेकर के पढ़ेंगे, जो कि पॉलिटी का जो सिलेबस होगा उसको। और यही जो 4 टॉपिक होते हैं, इन्हीं में से आपका अगर 100 क्वेश्चन पूछता है, अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछता है, 100 क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें से जो 7 से 10 आता है, ठीक है, तो वो यही इसी 4 फेसेस में से आता है। तो आपके ये भी दिमाग में आएगा सारी चीज़ें तो कवर हो जाती है, जी कवर हो जाती हैं, बट एक आपको डायनेमिक वे में पढ़ने की ज़रूरत होती है कि आप कैसे पढ़ें कि पॉलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस और कम से कम टाइम में कवर कर सके। मैं आपको अपनी पॉलिटी की बुक दिखा रहा हूँ, और हालांकि ये जो बुक है काफ़ी क्या, एक एडिशन पुरानी है, और पुराने होने की वजह से इसका कवर में कंफ्यूज मत होइएगा। मैं इसकी मोटाई दिखा देता हूँ आपको। और डी बसु की भी बुक्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये हमारे पास बुक है। ये पहले देख लीजिए, यहाँ पे ये लक्ष्मीकांत की बुक है, ये लक्ष्मीकांत है, एक इंडियन पॉलिटी है, एम लक्ष्मीकांत। अगर आप ये मेरी 5th एडिशन है, और जो कि 6th एडिशन जो है कि आ गई है 2 साल पहले, 1 साल की। तो हमारी पुरानी ज़्यादा उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने उसको परचेज नहीं किया। अब देख सकते हैं कि कितनी मोटी बुक है। अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं, अगर आप इसको पढ़ें, तो मुझे लगता है कि 25 से 30 घंटे में आप इस बुक को ख़त्म कर सकते हैं। 25 से 30 घंटे का मतलब 3 से 5 दिन आपको ये पढ़ना होगा और इसको ख़त्म कर सकते हैं। और इसी की कॉन्टेम्प्रेरी में एक और बुक आती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दुर्गादास बसु, डी बसु की ये बुक है, और ये इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, 25th एडिशन है। ये मेरी न्यू एडिशन की बुक है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें बदलाव किए गए हैं, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इस बुक को लिया है। और मैं इस बुक का जो लक्ष्मीकांत का दिखाऊँ, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इस बुक की हालत मैंने क्या किया है, आपको देख के समझ में आएगा कि नहीं ये मतलब कैसे पढ़ी गई है। इस बुक को आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं इस पेज कैसे किस तरह से रंगे गए हैं। पेज का एकदम लाइन बाय लाइन सब रखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो इस वजह से इतनी बड़ी बुक है, तो उसको अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो आपको इतनी बड़ी मोटी बुक पढ़ने में 3 महीने के आसपास भी लग सकता है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप उस बुक को इस तरह से पढ़ें कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, और उसको जो कि आगे हल करने में दिक्कत ना आए। तो हमारा ये फंडामेंटल राइट का रहा। ये लेजिस्लेशन में अगर हम आए, तो हम दो पार्ट में देखते हैं। एक हमारा केंद्र पे होता है, जो सेंट्रल या फिर यूनियन लेवल पे होता है, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट या संसद। पार्लियामेंट या संसद जो इसमें बैठते हैं, हम उसको एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। फिर स्टेट लेजिस्लेशन होती है, जिसको राज्य विधानसभा बोलते हैं, ठीक है, जिसको एमएलसी जो कि मिल करके बनाते हैं। तो ये हमारा लेजिस्लेशन में आ जाएगा सारी चीज़ें अंदर से। और जुडिशरी में अगर हम देखने की बात करें, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट आ जाएगी, और फिर उसके बाद लोअर कोर्ट आ जाएगा, राइट।
और जब हम इंस्टीट्यूशंस में जा कर के पढ़ेंगे तो इसमें आपका आएगा CAG, कॉन्टेम्पररी जनरल ऑफ इंडिया होता है, UPSC आ जाएगी, जो जिसके हम लोग एग्ज़ाम देते हैं कि UPSC किस तरह से काम करती है, कौन से आर्टिकल्स में है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, वो आ जाता है। फिर अगर हम इसमें जा कर के पढ़े तो जैसे अब OBC भी, जो कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है, तो OBC उसमें नहीं आएगी। फिर दूसरी एक चीज़ है कि इसमें अगर देखने की आप कोशिश करें तो जैसे एग्जांपल के CBI होती है, CVC होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, CIC होता है। तो ये सारी चीज़ें इनमें आ जाएंगी। अब हमें ये देखना है, ये 4 फेस में अगर हमें नोट्स बनानी पड़ती है तो हम नोट्स किस तरह से बनाना चाहिए और कैसे हमें नोट करना चाहिए। देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के आपको फेज़ 2 वाली का, अगर आप इसको जैसे मैं बनाया ऐसे अगर आप अपने वाइट A4 शीट पे अगर आप नोट्स बना लिए तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा आगे की जब क्लासेस में लूँगा तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम फेज़ 2 वाले, जिसे हमने फेज़ 2 में हमने लिया था लेजिस्लेशन लिया था। हम मान लीजिए कि हम 2 लिए थे इसमें, एक यूनियन का लिए थे और एक दूसरा जो कि स्टेट का लिए थे। ठीक है, हम यहाँ पे यूनियन का लेने की कोशिश करेंगे। यूनियन पे जैसे पार्लियामेंट है, राइट, पार्लियामेंट। तो हमें ये पता होना चाहिए पार्लियामेंट कितने लोगों का ग्रुप होता है। एग्जाम में पूछा भी गया कई बार, पार्लियामेंट को कौन कौन लोग मिलकर के बनाते हैं। तो मोस्टली इसमें 3 लोग मिलकर के बनाते हैं, राइट, 3 लोग मिलकर के बनाते हैं। जैसे एक होता है प्रेसिडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट होता है। दूसरा जो होता है आपका लोकसभा होती है, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। और तीसरा जो होता है राज्यसभा होती है, राइट। ये 3 लोगों का ग्रुप आता है और मिलता है। और इसमें तो MPs होते हैं, इनमें MPs होते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपको मोर देन 550 होते हैं और इसमें भी मोर देन 250 के आसपास होते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट की देखेंगे तो ये एक ही होता है। ठीक है, तो ये हमें ऐसे पता होना चाहिए कि अच्छा इनके नीचे जो हमने चार्ट बना रखा है, ये बेस चार्ट बना रखा है, तो उसके नीचे कैसे जाए। अब हम इसको आ जाए, अगर हमें अब पार्लियामेंट आ गए तो अब हमें इसमें प्रेसिडेंट को पढ़ना है। अगर मान लीजिए कि हमें प्रेसिडेंट को पढ़ना, फेज़ 2 में ही हम आ गए पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा के। अब हमें इसमें क्या देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि ये इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी कितनी होती है, एलिजिबिलिटी योग्यता कितनी होती है, और इनका टर्म कितना होता है, मतलब इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, और इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको ओथ कौन दिलाता है, ये चीज़ें होती है। फिर इनके पावर्स क्या क्या होते हैं, ठीक। तो यही चीज़ इन पे भी होती है कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनको ओथ कौन दिलवाता है, शपथ कौन दिलवा, और यही चीज़ इन पे लागू होती है। तो मतलब क्या है कि आप ब्रीफ में पढ़ते चले जाइए, एक एक पॉइंट में बनाते चले जाइए, और ये चार्ट आप मेंटेन करके रखना। और क्योंकि इसी बेसिस पे अगले वीडियोज में मैं एक उठाऊंगा ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की करके, ठीक है, प्रेसिडेंट करके मैं ये ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट करके टॉपिक उठाऊंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं किस तरह से ये जो कि सारे सिस्टम चल रहे हैं, राइट। तो ये आपको ये आइडिया लग रहा है कि मैं किस तरीके से लेकर के चल रहा हूँ। जैसे मैं बनाया हूँ यहाँ तक, इसको आप ऐसे ही बना लीजिए। अगर हम फिर इसमें आते हैं तो जैसे कि ये 2 लोगों का ग्रुप होता है, एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है। जो काउंसिल होते हैं उनको MLC बोलते हैं, और जो असेंबली होती है उसको MLA बोलते हैं। तो ये हम ऐसे ही बनाते चले जाएंगे और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही है कि नोट्स बनाने की एक आर्ट होना चाहिए और तरीका पता होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम्स के
जब नज़दीक आ जाएंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है आपको तो 3 जो कि ब्रह्मास्त्र होता है कि आप उसको क्लियर, पहला होता है कि आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पूरे तरह से याद होना चाहिए, ऑन फिंगर पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आईएएस की बात कर ले तो आईएएस की जो कि जीएस के 4 पेपर होते हैं, मेंस की मैं बात करूँ मैं पीटी के लिए बात कर लेता हूँ। पीटी में जैसे 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1 होता है और जीएस पेपर 2 होता है। लोग कोचिंग सेंटर वाले जीएस पेपर 2 को सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो उस जीएस पेपर 2 का उतना इम्पोर्टेंस नहीं, हालांकि बस क्वालिफाइड होता है। अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो उसमें जो सिलेबस होता है मोस्टली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है। ठीक है, तो इसमें करंट अफेयर्स का भी ऐड कर लेते हैं और मोस्टली जो भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन होता है, मान लें नहीं होता है 100 क्वेश्चन जो कि पूछता है यूपीएससी, और इसकी कट ऑफ बहुत जाती तो 45 से लेकर के आपका 45 से लेकर के आपका ऑलमोस्ट 50 के आसपास होता है। अगर इतने क्वेश्चंस अगर आप सही कर लिए आउट ऑफ 100 में, तो अगर आप 45 के ऊपर हैं तो आप थोड़ा सा डाउट्स हो सकता है कि नहीं होगा नहीं। अगर 50 के ऊपर होते तो एकदम फुली कॉन्फिडेंस होते हैं लोग कि नहीं हमारा हो जाएगा, और मेंस की तैयारी करते हैं। 2 पेपर होता है। जब हम मेंस की बात करते हैं तो उनमें जो है कि आपका एक जीएस क्वालिफाइड पेपर होता है, एक लैंग्वेज होती है उसमें क्वालिफाई होता है, जैसे हिंदी का होता है, इंग्लिश का होता है, क्वालिफाई होता है। दूसरा जो एक पेपर होता है एक एसे का होता है। ठीक है, 4 जीएस पेपर होता है, पेपर जीएस 1, पेपर जीएस 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, और 2 जो लास्ट में होता है एक ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल पेपर 2 होता है, पेपर ऑप्शनल पेपर फर्स्ट पे, ऑप्शनल पेपर सेकंड होता है। सबका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मेरा जैसे ज्योग्राफी है मेंस का, तो ये चीज़ें होती है, सबको याद होता है, सबको ये भी पता होता है जीएस पेपर 1 में क्या पूछेगा। तो मोस्टली जो होता है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से पूछता है। पेपर 2 में पॉलिटी से रिलेटेड होता है। 3 में जीएस पेपर 3 में आएंगे तो उसमें ये होता है कि इकोनॉमिक्स होता है और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट होता है। 4th पेपर जो होता है वो आपका कि एथिक्स, इंटीग्रिटी होता है, जो नैतिकता बोलते हैं। हम लोग के समय में हुआ करता था, जब अगर आप होंगे तो उस समय नैतिक शास्त्र पढ़ा जाता, नैतिक विज्ञान पढ़ा जाता था, उसी को एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड वगैरह का क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा होता है। और 275 का आपका वो 225 का आपका जो कि ऑलमोस्ट 25 का जो कि आपका इंटरव्यू का पेपर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, सबको आपको याद होना चाहिए। पहला कि सिलेबस हो, दूसरा आपको आपका अपना जो कि हैंड राइटिंग नोट्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं। मैंने एक सीरीज चला रखी है जिस पे जो कि सिलेबस हम थ्रू कवर करेंगे थ्रू उनके एमसीक्यू से। जैसे मैंने एक वीडियो भी डाला है हाल ही में, उसका इंडियन ज्योग्राफी थ्रू एमसीक्यू, मतलब जो इंडियन ज्योग्राफी को हम जो एमसीक्यूज के थ्रू जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर की, उसके थ्रू हम जो कि कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही सारे जो स्टैटिक्स पोर्शन है, एक करंट अफेयर्स कॉन्टेम्परेरी चला रहा हूँ 2, और तीसरा चौथा जो चल रहा है हमारा एक जो कि इसमें स्टैटिक्स पार्ट होगा। और स्टैटिक्स पार्ट में बुक से नहीं, वो जो कि प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे मान लीजिए पॉलिटी पढ़ा, अगर प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हमें क्वेश्चन कवर करना, इस टॉपिक को कवर करना, तो हम प्रेसिडेंट को पूछेंगे उनका इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन से आर्टिकल्स में उनका है, उनको हटाया कैसे जाता है, वो रेजिग्नेशन अपना इस्तीफा पत्र किससे देते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनका टर्म कितना होता है, इनके कार्यकाल क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए मैं पॉलिटी में बस इतना ही छोड़ता हूँ और इसको कंटिन्यू करते रहूँगा, क्योंकि ये फ्लो चार्ट बना दिया हूँ। ऐसे ही मैं वीडियो ज्योग्राफी का भी बनाऊँगा कि जियोग्राफी में कैसे कवर करते हैं, फिर इकोनॉमिक्स का भी बनाऊँगा कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या, इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही 4-5 सेक्शन फेसेस में हम डिवीजन करके रखते हैं, और जो सेक्शन में डिवीजन हम करके रखते हैं तो इससे हमें आसान हो जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स में हम एक नेशनल इनकम और ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ते हैं, और दूसरा जो बैंकिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने चला रखी, इंटरनेशनल ट्रेड, ये 3 सेक्शन होता है तो हम जो कि इकोनॉमिक्स का कवर करते हैं। तो जब जियोग्राफी में आते हैं तो ऐसे ही 3 सेक्शन, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी होता है, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ऐसे तो हम ऐसे ही कवर करते चलेंगे। सो आप कंटिन्यू सारे वीडियोज़ को देखते रहिए। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।